बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जो बजट था, विफाकी बजट 23-24, वो मंजूर हो गया है कौमी असम्बली से। कल आपने देखा होगा जो इसहाक डार साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। IMF के पैकेज के हवाले से भी कुछ शराइत जिनका बार बार जिक्र किया जा रहा था वो भी पूरी कर दी गई हैं, और उसके बाद जो IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, जो 9th रिव्यू होना है, उसकी जो रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं। अब इसमें जो चीज़ हमारे सामने आई है कि IMF की तरफ से ये कहा गया था कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम बजट में पेश की गई है उसको वापस ले लिया जाए, वो वापस ले ली गई है। फिर जो टैक्स वसूलियों का हदफ था उसको बढ़ा दिया गया है। पहले जो 9200 अरब रुपए से बढ़ाकर उसको 9415 अरब जो है वो कर दिया गया है। एक ये तब्दीली आई है, ये एक शर्त थी, और इसके बाद जो नवा जायज़ा है और जो प्रोग्राम की बहाली होनी है वो हो सकेगी। और हमारी इत्तलात ऑब्वियसली यही है, अब तो हुकूमत ने भी बता दिया है, लेकिन आपको 1-2 दिन में इसकी बाकायदा फॉर्मल अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी हुकूमत की तरफ से। दूसरी चीज़ ये हुई कौमी असम्बली के अंदर कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। अब इसमें एक तो ECP को इंतखाबात की तारीख देने का हक जो है वो मिल जाएगा, जो कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुअम्मा रहा। सदर तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन देगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अगर शेड्यूल में कहीं कोई तब्दीली आनी है तो वो भी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है उसको चेंज करने का। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन की जो नाअहली का खात्मा है उसकी राह हमवार हुई है, वो इस तरीके से कि इसके अंदर ये लिखा गया है कि आइन में अगर जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले के तहत सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा, और अगर आप देखें तो इनके 5 साल उस तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। सो अब दोनों की वापसी, जहांगीर तरीन साहब जो बाहर गए हैं अपने इलाज के लिए वो भी जल्द वापस आएंगे। उनकी गालिबन मुलाकात भी हुई है वहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी इत्तलात हैं, या तो अगले महीने या इलेक्शन से पहले फौरी कहा जा रहा है। तो क्या वाकई इलेक्शंस अक्टूबर में अब होने जा रहे हैं? जो चीज़ें PTI की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी हमें माइनस करना मकसूद था, उसके बाद ही इलेक्शंस कराएंगे, क्या वाकई चीज़ें उस जाने बढ़ रही हैं? क्या PDM अपनी इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए, ख़ास तौर से मौशी कारकर्दगी को सामने रखते हुए, अब मुतमईन है कि IMF के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो ही हम इलेक्शंस करवाएंगे? एक तो इन तमाम चीज़ों पे बात होगी, और इलेक्शंस के हवाले से भी अगर हम देखें कि क्या IPP के बन जाने से या जो कुछ मज़ीद छोटे छोटे ग्रुप्स हमें नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, इससे जो PTI का वोटर है, जो खामोश वोटर है ख़ास तौर से, वो भी टूटेगा, क्योंकि पार्टी तो टूट ही रही है। 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो इज़हार ला ताल्लुक़ की कोई सियासत से, कोई पार्टी से करता ही चला जा रहा है। क्या वोटर भी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारा वोटर ऐसा था जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN से नाराज था, या इन दोनों जमातों के अलावा वो किसी को भी तरजीह देने को तैयार था। तो अब PTI के टूटने के बाद और IPP और डिफरेंट ग्रुप्स बनने के बाद क्या सूरत हाल होगी? आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम अपने सीनियर एनालिस्ट का तज्जिया जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रज़ा रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, आपके तज्जिए से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ये बताइएगा कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर हो गया है, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का खात्मा अब मुमकिन हो पा रहा है, इससे आपको लगता है कि इलेक्शंस के लिए भी अब राह हमवार हो गई है या उसमें अभी कुछ रुकावटें हैं? बहुत शुक्रिया आपका सादिया अफसार, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में काफ़ी देर के बाद। देखिए, आपको याद होगा एक इस्तिलाह हम सुनते थे कुछ महीनों पहले से, लेवल प्लेइंग फील्ड। उस वक्त शायद ये बात इस तरह से समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि नवाज शरीफ साहब जो एक बड़ी पार्टी के सरबराह थे, उनको नाअहल किया गया था। किन हालात में किया गया था, किस कानून के तहत किया गया था, वो तो एक बहस है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ये जो अब इलेक्शन अमेंडमेंट बिल आया है, इसके ऊपर से ये बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि बुनियादी तौर पर इसका मकसद उनकी नाअहली को ख़त्म करना है। चूँकि अदालत में तो जिस किस्म का जुडिशल एक्टिविज़म चल रहा है काफ़ी अरसे से, वहाँ से तो उन्हें तवक्को नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कानून ऐसा पास कर दिया जिसके साथ उनकी राह हमवार हो जाएगी वापसी की भी, और फिर अदालतों पर भी उसी किस्म का दबाव जो है वो आएगा, और उनकी नाअहली के बाद फिर सूरत हाल जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत सारे बदल जाएंगे जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम नून का ताल्लुक है। इसके साथ साथ एक दूसरी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, वो हैं जहांगीर तरीन खान साहब, उनको भी यही बेनिफिट मिलेगा और उनकी नाअहली ख़त्म होकर वो भी अपनी नई तश्कील शुदा पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी क़यादत कर पाएंगे। ये तो सूरत हाल एक तरफ है। अब देखना ये है बिल्कुल सही, क्या इलेक्शन की डेट जो है, हमें जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो 8 अक्टूबर होगी या यानी उसके ऊपर अमल होने जा रहा है या नहीं, या कोई और जवाब तलाश किया जाएगा इलेक्शन को मज़ीद ताख़ीर करने का। मेरे ख्याल से अगर किसी भी सूरत में हुकूमत ने ये कोशिश की कि इलेक्शंस को आप अक्टूबर या सितंबर से आगे ले जाए, तो फिर उसके ऊपर बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा कि आप इसकी डेट जो है और ज़्यादा ताख़ीर कर दें। हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है इकोनॉमिक एमरजेंसी लगने जा रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी, मेरे ख्याल से जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो लोग इसकी ना सिर्फ ये कि हमायत नहीं करेंगे बल्कि शायद इसकी मुखालफत करें। तो एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात यह है कि जो तहरीक यानी PTI का हाल है इस वक्त, उसका जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकते। उनके जिम्मेदार वो बजाते खुद हैं। किसने कहा था उनसे कि आप पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ तोड़ दीजिए? किसने कहा था उनसे कि आप सारे लोग जो है एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे दें कौमी असम्बली से? आप मुझे ये बताइए कि अगर आज PTI हाउस में बैठी होती तो ये बिल पास होता था? अब इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए या अपने जो जिसको तकब्बुर कह लीजिए, कोई भी लफ्ज़ कह लीजिए, क्योंकि वो किसी से ना बात करने के लिए तैयार थे, वो समझते थे ये सब चोर और डाकू हैं, मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। नतीजा उसका ये हुआ कि हुकूमत या PDM का इत्तेहाद जो कुछ करना चाहता था उसकी राह हमवार हो गई। जी, वो किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ ही था कि अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दें, कौमी असम्बली से बाहर आ जाएं, एक भरपूर अपोजिशन कर सकते थे आप। वहाँ पे बहुत सारी बिल्स जिन पर वैसे एतराज़ किया जाता है तरमीम पर, उनका रास्ता रोक सकते थे। रज़ा रूमी साहब, मुझे बताइए, जैसे इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब को तो होगा ही, बट आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका फ़ायदा, जैसे कि जो अमेंडेड अभी नैब लॉज हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं चेयरमैन PTI, इसका फ़ायदा भी उनको हो सकता है फ्यूचर में? जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी बहुत सारे लोगों को नज़र भी आती है, अगर आप लीगल माइंड से बात करें, चाहे वो तोशा खाना है, उससे भी बढ़ के जो बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस है वो अलकादिर ट्रस्ट वाला है। जी बिल्कुल सादिया, आपने दुरुस्त कहा। अभी तक देखिए कि नैब में जो अमेंडमेंट्स हुई थी, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा PTI के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट्स ना होती तो बहुत देर तक इनको जेलों में रखा जाता, जैसे कि PTI के दौर में रखा गया था जी। और यही जो वाक़या है, ये नाअहली के इस कानून से भी मुंसलिक है, क्योंकि आपने अल-कादिर ट्रस्ट का जिक्र किया और तोशा खाना का दीगर, और मे 9 को मत भूलिए जो सबसे बड़ा, तो वो केस उन पे बन रहा है और बनेगा भी, तमाम शवाहिद यही इंडिकेट करते हैं। तो बिल्कुल वो फायदा होगा, लेकिन इससे कतई नज़र कि किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ये एक अच्छा कानून है जो कि पहले वाली जो एक मुबहम मामला था उसको वाज़े कर देता है। देखिए, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो ना जाने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लागू कर दी थी जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के ऊपर, यानी कि जो ना आइन में दर्ज है, ना कानून में दर्ज है, ना किसी प्रेसिडेंट में दर्ज है। ये तो ऐसी बात है ना कि अगर कोई मुजरिम जो है उसका इल्जाम साबित हो जाए और उसका इल्जाम ऐसा और उसका जुर्म ऐसा हो कि जो कि लाइफ सेंटेंस ना बनता हो, तो आप उसे कहें कि वो पूरी उम्र जो है वो रहेगा जेल में। और तो ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात हुई थी, और मैं समझता हूँ कानून को ठीक करती है वो जज रात जिन्होंने उस फैसले पे दस्तखत किया था। जरा उनकी भी पूछगिछ तो होनी चाहिए, कम से कम उनको खत तो भेजना चाहिए कि भाई आप जरा बताएं ना कि आपने ये किस बुनियाद पे किया था। जी
जी सादिया। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियसली अदालत का और जो हुकूमत का, पार्लियामान का कहना चाहिए, नॉट हुकूमत, पार्लियामान और अदालत की जो चपकलिश है वो भी अपनी जगह चल रही है, वहाँ से तरमीम आ जाती हैं। फिर कोर्ट के अपने अंदर डिफरेंसेस हैं, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है किस तरीके से पब्लिकली बात हो रही है जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनके इख्तलाफात की। अब आपको लगता है कि ये तरमीम, जैसे कि PTI की तरफ से माजी में भी, या अभी एतजाज़ साहब हो गए या लतीफ़ खोसा साहब हो गए, वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला लेकर चले गए, तो हर दौर में कुछ ना कुछ चैलेंज होता ही रहता है। तो ये जो बिल्स हैं, ये जो तरमीम पार्लियामान अभी पास कर रहा है, ये भी आने वाले दिनों में चैलेंज हो रहे होंगे कोर्ट्स में। Thank you very much, Sadia. पहले thank you very much for inviting me in your show. जी देखिए, कोर्ट में जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि चैलेंज तो होता रहता है पाकिस्तान में, और ये भी यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी चीज़ों को चैलेंज करते हैं, कुछ लोग खबरों में रहने के लिए करते हैं, और बहुत सारे मकासद होते हैं जो हम सब लोग जानते हैं उसके पीछे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है, पाकिस्तान जहाँ पहुँच चुका है, अगर हम यहाँ इसको स्मूथली आगे फंक्शन नहीं करने देंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। आप इकॉनमी को देख लीजिए कि किस तरह से हम कितनी मुश्किलात के बाद जाके एक थोड़ी सी रे ऑफ होप डेवलप हुई है कि IMF से आपके कुछ नेगोशिएशंस कामयाब हो रहे हैं, और फिर जो है दिगर जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कुछ उम्मीद है कि वो आपको फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जुडिशल एक्टिविज्म, और अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द जजेस एंड द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट डूइंग जस्टिस फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। वो वहाँ पे पॉलिटिकल प्ले करते रहे हैं, कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड के आगे ऐसा हो नहीं होना चाहिए। बात यह है कि ये पार्लियामान का, और जिस तरह रज़ा रोमी साहब ने बड़ा ऑब्जेक्टिवली ये बात की कि दुनिया में कहीं भी किसी ऐसे जुर्म की कोई सज़ा जो मुतय्यन नहीं आइन में, उसे ताहयात आप कैसे सज़ा दे सकते हैं? ये तो अनजस्टिफाइड बात है, ये तो इलॉजिकल है, इसमें तो कोई किसी किस्म की लॉजिक कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर अगर हम नवाज शरीफ के केस को देखें, इवन जहांगीर तरीन के केस को देखें, तो जिस तरह से फिर एक और जो मुतनाज़ा हमारे आइन में, मुझे कहने दीजिए कि जो 62 और 63 के तहत जिस तरह से उनको यूज़ किया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस को, एक तरफ ऐसे पॉलिटिशियंस जिन्होंने बहुत कुछ अपना छुपाया, बहुत बड़े, जब वो मंजूर नज़र थे तो उन पर वो इतलाक नहीं हुआ, और जब कोई पॉलिटिशियन आपके एजेंडे के ऊपर नहीं थे, या आपसे नाराफ़ कर रहे थे, या फॉर दैट मैटर आपके वन पेज पे नहीं थे, तो उनके ख़िलाफ़ वो बड़ा स्ट्रिक्टली इस्तेमाल होता रहा, और उनको उठा के आपने हुकूमतों से बाहर निकला। हमने देखा हमारी जुडिशरी एक तरफ, अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है कि उसका एक बड़ा एक्सचेकर माजी है, एक बड़ा काबिल एतराज़ माजी है, लेकिन जब भी उनको मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की। एक वज़ीर आज़म को जो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एडवाइस किया गया अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से कि आप ख़त नहीं लिख सकते प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसको 35 सेकंड की सजा दे के उठा के पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के मैंडेट को बाहर फेंका गया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की एक स्मूथ फंक्शन, मैं सोचता हूं कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को डील, देखें नवाज शरीफ से या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी से, इन लोगों से बड़ी गलतियां हुई, इन्होंने बड़ी ज्यादतियां की, बड़े मामलात किए, लेकिन एक बात मैं सोचता हूं कि जिन लोगों ने ये सारा निज़ाम मनूवर किया था, जिन लोगों ने एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को चलते हुए, तरक्की करते हुए पाकिस्तान को, जहां पे डॉलर 105 रुपए का है, जहां पे पेट्रोल आपको 70-80 रुपए में मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, बहुत उसमें जो है वो उसको उठाकर एक तजर्बा किया गया, और पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया गया। पाकिस्तान की तमाम शोबों में न सिर्फ पार्लियामेंट को डी फंक्शनिंग बना दिया गया, न सिर्फ जुडिशरी पर प्रेशर आया, हमारे मीडिया पर कदगन लगी, पाकिस्तान के इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। मैं सोचता हूं कि उन लोगों को भी कटहरे में लाना चाहिए, उस नेक्सस को भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपने क्या हासिल किया पाकिस्तान में। ये ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम कह सकते हैं, ये डिमांड्स होती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है, कोई ना कोई मसले ताड़े आ जाती है। बहरहाल बुखारी साहब, मुझे बताइए कि आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया था कि उस टाइम पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और फिर एक ही पार्टी को तमाम जो मुमकिन हो सका उसके लिए किया गया। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, ये बड़ा मज़े का स्लोगन PTI वाले उठा रहे हैं, चेयरमैन PTI की तरफ से, कि ये अब हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है। वो इस वजह से कि इनका मकसद हमारी पार्टी को ख़त्म करना था, और हमारे लोगों को जो है वो डरा धमका के पार्टी से निकाला जा रहा है। 9 मई के बाद बुखारी साहब, सवाल ये है कि क्या वाकई चेयरमैन PTI के लिए कोई गुंजाइश अब रह गई है? देखिए सादिया, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी कहा, मैं उसका एक एक लफ्ज़ जो है उसको एंडोर्स करता हूँ। उन्होंने मेरे ख्याल से
इंतहाई कमाल से मुख्तसर से वक्फे में वो सारा रिकॉल कर दिया है जो आज हम जिस दोराहे पर खड़े हैं, जो कुछ हमारे सामने है, ये सब कुछ उन फैसलों के नतीजे में हुआ था। जहाँ तक बात पीटीआई की और उनके चेयरमैन साहब की है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और को इसका इल्ज़ाम दे सकते हैं। वो बकौल शायर कुछ तो ख़िज़ा है बाइसे बर्बादी है चमन, और कुछ बागबां का हाथ भी इसमें ज़रूर है। वो सारी जिम्मेदारी उनके अपने ऊपर पड़ती है, इसलिए कि एक ऐसा शख्स जो 4 साल तक इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, जो ये कहे कि मैं अपोजिशन के किसी आदमी से बात नहीं करने के लिए तैयार, इसलिए कि वो सारे चोर, वो सारे डाकू हैं। हालांकि ये फैक्ट भी अब सारी दुनिया के सामने आ गया है कि सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े डाकू खुद उनके विंग्स के नीचे बैठे हुए थे, जो एक्सपोज होते जा रहे हैं। खुद उनके बारे में भी जो एस्पर्शंस कास्ट हो रही हैं वो आपके सामने है। जो कुछ भी उनकी अहलिया के नाम पर डाला जा रहा है, या जो कुछ भी फरागोगी और दूसरों के नाम पर डाला जा रहा है, वो बहुत ही यानी तकलीफदेह भी है और शर्मनाक भी है। इसी तरीके से जो 2-3 केस उनके अपने ऊपर हैं, उनकी भी हकीकत चूँकि सबके सामने है। जो फॉरेन फंडिंग का केस था, जिसको इंतहाई कामयाबी से हमारी अदलिया के आला जजों ने पहले उसको ममनुआ फंडिंग में तब्दील किया और फिर ये तासुर देने की कोशिश की कि ये तो कोई केस ही नहीं है। यानी एक ऐसा केस जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 34 अकाउंट ऐसे पकड़े हों जिनका कहीं उनके किताबों में जिक्र ही नहीं है, इसके बावजूद भी अगर वो ये कहें कि ये ज्यादती है। इसके बाद आ जाइए तोशा खान, ये सारे केसेस उनके गले में लटके हुए हैं। फिर आ जाइए टेरियन खान के ऊपर, वो केस भी। तो ये वो केसेस हैं जिसके लिए वो अदालत में इसीलिए पेश नहीं हुए कि जब भी वो जाएंगे उनके ऊपर चार्जशीट लग जाएगी, यानी उनकी इंडाइटमेंट हो जाएगी और उसके बाद फिर उस केस से जान छुड़ाना मुमकिन नहीं रहता। तो ये एक स्ट्रेटजी थी कि वो इन तीनों केसों में कभी पेश नहीं हुए हैं। तो एक तो सारा इल्ज़ाम उनमें गट्स होने चाहिए, उनमें इतनी स्पिरिट और इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करें। उनके दुश्मन कभी सक्सीड हो ही नहीं सकते थे अगर उन्होंने अपनी पार्टी और अपने साथ खुद दुश्मनी ना की होती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, दूसरी तरफ बिल्कुल सही 13 जमातों का एक इत्तेहाद है। आप उन 13 की 13 जमातों को बेमानी यानी ये नहीं कह सकते कि दे आर पॉलिटिकल नॉन एंटिटीज़। तो वो उसका सामना करने के लिए इन्होंने बजाय इसके कि अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हर उस टहनी को काटा है के ऊपर वो खुद तशरीफ फरमाते। वो चाहे पंजाब असेंबली थी, चाहे केपी के असेंबली थी, चाहे नेशनल असेंबली में उनकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी। 155 प्लस वोट्स के साथ कोई बिल पास हो सकता है सादिया? कैन यू इमेजिन दिस? तो इसका ब्लेम भी उनके ऊपर जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप, वो जो एक तासुर था, ये बात बहुत मैं खौफनाक कहने लगा हूँ कि जी इनका जो वोट बैंक है, जो इनका साइलेंट वोटर्स है, अगर आप 2018 के इलेक्शन के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो मुझे ज़रा आइडेंटिफाई करके बताएं कहाँ था इनका वोट बैंक। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट में जो कुछ भी उस वक्त इलेक्शन कमीशन को मिला के हुआ वही था इनका वोट बैंक। उसके बाद 4 साल के लिए आखिरी बात 4 साल के लिए हुकूमत में आ गए। 4 साल में किया क्या? या जलसे किए, या लॉन्ग मार्च किए, या धरने किए? किसी भी एक एमएनए एमपी ने पलट के देखा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ करना है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना करें तो वोटर तो किसी पॉलिटिकल लीडर को क्या पहचानेगा? जी कैसे पहचानेगा? बिल्कुल सही, बड़ा जबरदस्त इस पे आपने तजिया दिया है। मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बुखारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रज़ा रूमी साहब तज्जिया दिया है जो पीटीआई का वोट बैंक है उसको लेके। मुझे बताइए कि अब ये जो आईपीपी बनी है, जाहिर है जितने लोग भी पीटीआई से टूट के आ रहे हैं, मेजॉरिटी जो है उन्होंने आईपीपी ज्वाइन किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद अभी भी बैठे हुए हैं कि उनको मौका मिल जाए, चाहे वो शाह महमूद हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खटक साहब अगर आईपीपी नहीं जाते तो वो भी अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगे, उनको भी शो कॉज नोटिस जो है वो मिल चुका है। मुझे ये बताएं कि ये आईपीपी बनने का या दीगर ग्रुप्स बनने का इलेक्शन से पहले इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होगा? पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, अगर इनका इत्तेहाद अलायंस किसी इन जमातों में से नहीं होता? देखिए, बात यह है कि सबसे पहली तो आप ये देखिए, सादिया की माजी में हमें पता है कि किंग्स पार्टियां बनती रहीं और उनको इक़्तिदार दिलवाया जाता रहा।
पीएमएल काफ जो है ये पीटीआई से पहले वो किंग्स पार्टी थी। फिर 2017, 16, 17, 18 में पीटीआई जो है वो भी किंग्स पार्टी बन के उभरी और उसने काफ को रिप्लेस कर लिया। अब चूंकि पीटीआई टूट फूट का शिकार हो रही है, लेकिन इस वक्त बड़ा चैलेंज हो रहा है क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका कोई खास मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। और दो वजूहात हैं। पहली तो ये वजह है कि लोग इस वक्त, लोगों में वो पेशेंस नहीं रही कि वो जो बार बार पार्टियां बदलने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ लोग नून लीग में चले गए थे पीटीआई को छोड़ के, कुछ और, तो जहां जहां गलत लोगों को टिकट दिए गए वहां पे पजीराई नहीं हुई और नून लीग बुरी तरह शिकस्त खा गई थी। वो जो जुलाई 2022 की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको याद हो। तो बात यह है कि इस वक्त भी इनको बहुत बड़ा चैलेंज का सामना होगा और ये कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं उभरेगा। और अभी तक इसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, वो कोई कम आए हैं। ज्यादातर तो लोग वो हैं ना जो कि बैसाखियों की मदद से इलेक्शन जीतते हैं, जिनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वो अभी तक फेंस में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि किधर कहाँ जाएं, बड़ी पार्टी में जाएं। तो इसलिए आईपीपी के ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कुआत, मेरे ख्याल से की भी खुद तवक्कुआत नहीं होंगी इतनी ज्यादा, तोड़ देंगे। इसी तरह पीएमएल काफ को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, उधर पीपी में भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा अहम बात ये है कि ये जो अपना वोट बैंक कहते हैं, जो बुखारी साहब भी सही बात कह रहे थे और बड़ा अच्छा तज्जिया किया उन्होंने। अलबत्ता ये कि जो हल्के वाला वोट होता है, जो बरादरी वाला वोट होता है, जो हवा का रुख देके किया जाता है, वो जाहिरी बात है उनके कैंडिडेट्स को शायद फायदा नहीं पहुंचाएगा। कैरिज्मा का वोट इज नॉट इनफ टू विन यू अ सीट। उसके लिए आपको आजकल पंजाब में 90,000 से 1 लाख वोट चाहिए होता है जीतने वाले कैंडिडेट को। 1 लाख वोट तो नहीं मिलता हलकों में, वो धड़ों में वोटिंग होती है, लोग अपना फायदा देके। खुसूसन पंजाब में तो रवायत है कि जहां की हवा चलती है, जहां लोगों को फायदा दिखाई देता है, लोग वहां जाते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और आईपीपी का आपने जैसे कहा कि ज्यादा तवक्कुआत रखने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन से पहले डॉक्टर साहब शायद ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के साथ इनका अलायंस भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई के चांसेस क्या हैं? मैं इसलिए ये सवाल बार बार कर रही हूँ क्योंकि चेयरमैन पीटीआई, उनके लोग टूटने के बावजूद भी, इतने केसेस होने के बावजूद भी, हालांकि उसमें से 2 केसेस जिसमें उनकी अहलिया को अलकादर ट्रस्ट में 2 नोटिस पहले जा चुके हैं, नॉन कंप्लायंस आ रही, तीसरा नोटिस चला गया है, उनको खुद को चला गया एक और नोटिस, तोशाखाना में नहीं अपीयर हो रहे हैं वो नाब के सामने। इन चीज़ों को सामने रखते हुए भी वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो अगला इलेक्शन में वो ही आएंगे, पीटीआई जीतेगी, इसलिए कि वो 2018 से 2022 तक जी रहे हैं पॉलिटिकली। आप देखिए 2018 के इलेक्शन से पहले अगर हम मान भी लें, वो आरटीएस सिस्टम का बैठना, वो जनूबी पंजाब महाज के जो है ना वो सूबा महाज बनाना, और बहुत सारे लोग जो जहांगीर तरीन के जहाज़ में लोड कर करके लाए जाते थे, जो लोगों को थप्पड़ पड़ते थे, टिकट वापस करवाए जाते थे, अदलिया से जो नैलियाँ होती थी, शेख रशीद के साथ चीफ जस्टिस जा रहे होते थे इलेक्शन कैंपेन में। मेरा ये ख्याल है कि मेरे जो सीनियर दोस्तों ने बात की, मैं तो इतना भी पीटीआई को ग्राउंड पे नहीं देख रहा। देखिए कि अब जो है ना वो मेरी ज़बान में कहते हैं कि अथानियाँ दितियाँ या दंदा नाल खोलनियाँ पैनियाँ, कि अब उनको जो हाथ से उन्होंने गिरें लगाई हैं दांतों से खोलनी पड़ेंगी। ये जो लोग हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हो सकता है ये कोई बड़ा सेटबैक ना दे सके, कोई बहुत बड़ा सीटें ना जीत सके, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पीटीआई के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया था। जिस तरह रजा कह रहे थे कि पंजाब के अंदर बरादरियों का रोल है, वहाँ पे हवा के रुख का रोल है, लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, आपस में गठजोड़ हैं। फिर यह है कि पंजाब का एक और फिनोमिना भी है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है उसको पसंद नहीं किया जाता। आम पंजाबी वोटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रो मिलिट्री होता है, वो ये समझता है कि हमारा इंडिया के ख़िलाफ़ और हमारी सरहदों की मुहाफ़ज़ फ़ौज, जो बहुत हद तक दुरुस्त बात भी है। तो पंजाब के अंदर ये बात भी है कि अब जो आम वोटर को जब ये पता चलता है कि और उसके जो हवारी थे चेयरमैन पीटीआई और उनके साथियों ने जिस तरह से शहीदों की जो यादगारें थी उन पर हमले किए, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जो भी आप उसकी जवाब दें, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना हुआ पंजाब में, ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ पंजाब में, तो जिसके असरात पड़ेंगे। जहाँ पे 2018 के इलेक्शन में जहाँ जहाँ पीटीआई को जितवाया गया था या वो जीती थी, वहाँ पे फर्क कितना था, मार्जिन कितना था हार और जीत का, तो बहुत सारे हलकों में बहुत
बहुत थोड़ा मार्जिन था। बाज़ हल्के तो ऐसे थे जहां पे मुस्तरद शुदा वोट जो थे वो ज्यादा थे और उसके निसफ जो है वो जीत का और हार का मार्जिन था। तो ये भी टैक्टिक्स यूज किए गए थे इसका। और 2018 में बहुत सारे लोग, मैं तो खैर उन खुशनसीबों में शामिल नहीं था कि जिनको से कोई तवक्को होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तवक्को थी कि शायद बड़ा प्राइड है, ये कर देगा, वो बाहर से पैसा लाएगा, वो खिलाड़ी, वो फलां, जिस तरह से उसकी मार्केटिंग की गई थी। तो वो चेयरमैन पीटीआई 2018 से, जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया कि मैं कट्टे दूंगा, मैं बच्चे दूंगा, मैं मुर्गियां दूंगा, मैं लेटरिनों के बाहर नंबर लिखवाऊंगा, इसके अलावा उसने, उस बंदे ने पाकिस्तानी कौम को डिलीवर क्या किया कि अब वो लोग जो देखें ना, सारे के सारे लोग हवा के रुख पे नहीं चलते, सारे के सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया से मुतासर नहीं होते, लोग अकल भी रखते हैं, खिरत भी रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस आदमी ने डिलीवर क्या किया व्हाइल बीइंग इन पावर। सवाए गालियां देने के, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, IMF की जो कुछ आज हम बर्दाश्त करें सब उसकी वजह से कर रहे हैं। वो उनकी हुकूमत हुई, नाकाम हुई, फेल हुई। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बुखारी साहब देखें, मैं हमेशा बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग पहले जो भुट्टो एंटी भुट्टो जो सियासत होती रही है मुल्क के अंदर, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी चलें वो भी इकट्ठे हो गए, बट ये ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने देखी हैं कि बहुत लोग जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो पीटीआई को इसलिए वोट डाल देते थे क्योंकि उनको नहीं, नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना था, उनको पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालना था। सो अब वो लोग जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, जो इस वजह से खुश थे कि चलें ये स्टेटस को ब्रेक हुआ है, एक थर्ड पार्टी इमर्ज हुई है, उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए सादिया, एक तो प्लीज आप मेरा छोटा सा प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करें, को इक्वेट करके भुट्टो के साथ, भुट्टो की बेचारे की लाश के साथ ज्यादती मत करें, वो तो रूह तड़प गई होगी उनकी। एक तो यही गलती हमने पहले भी की है, इसी तरह बड़ा करने के लिए हमने भी क्या, मैं इसलिए कि मीडिया का भी बड़ा रोल है इसमें, हम अपना गिल्ट जो है या अपना गुनाह जो है उससे मुबर्रा करार नहीं दिए जा सकते। हम लोगों ने बैठ बैठ के 22-22 घंटे की ट्रांसमिशनें कर करके इस शख्स को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ जिसके काबिल वो नहीं थे, साबित किया उन्होंने। तो हमारा भी अपना इसमें जुर्म शामिल है, लेकिन खुदा के लिए ये मत कीजिए कि इनको उन लोगों के साथ इक्वेट करें जिनका कोई रोल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत में जिनका कोई कद है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, देखिए गुजारिश ये है कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसके 3 पहलू हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखे हैं। एक तो ये कि जब आपको याद होगा पीटीआई के लोगों को टिकट दिए गए नून लीग की तरफ से ज़मीनी इलेक्शन, जिसका हवाला भी पहले दिया गया, उसमें जो नून लीग के किसी वोटर ने उनको वोट नहीं दिया, ना किसी लीडर ने उनकी कैंपेन की, और नतीजा क्या निकला कि वो सारे के सारे इलेक्शन हार गए। तो एक तो ये कि अगर ये तवक्को की जाए कि पीटीआई के लोग जो जाके इस वक्त दूसरी जमात में शामिल हो गए हैं वो कोई लंबी चौड़ी तादाद में यानी जीत जाएंगे, ये पाकिस्तान में तो किसी और जगह होता हो तो हो, पंजाब में ऐसा नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो असल कंपटीशन है इस वक्त पंजाब के अंदर वो है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच। अभी तक तो वो हुकूमत में तो इत्तेहादी हैं, चलिए में इत्तेहादी नहीं है तो क्या हुआ उसका, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इलेक्शन जूं करीब आता जाएगा हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच दूरियां होती जाएंगी। अगर आपको याद हो जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की थी कराची में, जिसके नतीजे में 25 अरब में पड़ी उनकी वो तकरीर, और उसके बाद वो खामोशी इख्तियार की उन्होंने, तो इलेक्शन के हवाले से जरदारी साहब इस बात पर बहुत नाला और नाराज़ हैं कि जो ये किंग्स पार्टी बनाई जा रही है ये शायद बेनिफिट करने के लिए है टू द नून लीग, और नून लीग की जो अपनी लीडरशिप है इस वक्त, उनकी भी गुफ्तगू अगर आप रील कॉल करें, चाहे वो चौधरी साहब हैं चाहे वो दीगर लीडर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जी चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी है, लिहाजा इनके साथ बैठ के हम बातचीत भी करेंगे, इनके साथ मिलेंगे भी, और हत्ता कि ये भी कहा कि जब जहांगीर तरीन साहब लंदन जाएंगे तो वहाँ उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होगी, जो कि मुमकिन है अब तक हो चुकी हो। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि नई रियलिटीज़ जो है पंजाब के अंदर पॉलिटिकल एरिना में, उनको हमें यानी जानना होगा उन्हें, और उसके मुताबिक ही फिर हम देखते हैं कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास इलेक्शन से भागने का अब कोई आसान रास्ता नहीं है,
तो वही होगा जो पहले था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में सीटें ज़्यादा मिलेंगी, इसी तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में सीटें ज़्यादा मिलेंगी। ये अगर मखलूत हुकूमत की तरफ ना गए तो फिर एक हंग पार्लियामेंट और एक बेमानी सी हुकूमत की तवक्को रखें आप जी। ओके बिल्कुल। और आज भी देखें, थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात की भी थी कि मुल्की मसाइल, आपको आजकल हर दूसरे तीसरे रोज़ ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं कि मुल्की मसाइल का हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी भी सर्टन है इस चीज़ के ऊपर कि आने वाले दिनों में कोई कौमी हुकूमत टाइप या तमाम लोग इकट्ठे बैठ के कुछ चला रहे होंगे। बहरहाल मुझे ये बताइए रज़ा रूमी साहब कि ये जो इन्होंने जरदारी साहब के हवाले से बात की है कि किंग्स पार्टी बनने पर वो नाला हैं कि उसका फ़ायदा जो है PMLN को हो सकता है, ये जरदारी साहब तो एक्टिव हैं, हमें नज़र भी आ रहे हैं, लाहौर में मुलाकातें, और बहुत सारे लोग ख़ास तौर से साउथ पंजाब के वो जाके उनसे मिल भी रहे हैं, पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं, और इलेक्टेबल्स हैं वो, बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्टेबल्स हैं। सो ये जो कल जरदारी साहब ने बात की है कि मैं नून लीग को धोखा नहीं दूंगा, ये उनको क्यों कहना पड़ा है? ये उन्होंने किस, इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आया, ये क्यों कह रहे हैं? ये कहना क्यों पड़ा? जी देखिए, आपने देखा होगा ना कि पहले इनकी कुछ माजी करीब में काफ़ी सारे इख्तलाफात उभरे सिंध के जो फ्लड रिलीफ के पैसे थे उस मामले के ऊपर, और फिर आपने देखा कि जो ये दीगर कुछ इश्यूज थे वो उनके ऊपर पब्लिक में भी खुलकर सामने आए इख्तलाफात। और पहले PPP के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ये जो आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल होना है इसके बारे में, इलेक्शंस की तारीख के बारे में, केयरटेकर्स के बारे में, तो अब लगता है कि वो मामला ठीक किए गए हैं और जरदारी साहब ने उसका बरमला इजहार भी किया है, पब्लिक स्टेटमेंट भी दी है, क्योंकि इस वक्त कोलिशन का बहुत बड़ा जो इम्तहान है वो ये है कि उनका जो मुश्तरका हरीफ है उसको उन्होंने हराना है और मैदान से बाहर करना। यही अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत है कि जब तक का वो जैसे कहते हैं ना मक्कू नहीं ठपेंगे उस वक्त तक ये साथ रहेंगे, ये वाकया है। और फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा, उनको ये भी देखना है क्योंकि इलेक्शन में तो देखिए इनको एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा जी। उसके आसार नज़र भी आ रहे हैं, वो बयानात की हद तक जिसका आपने हवाला भी दिया, वो शुरू में जो बिलावल साहब ने कहा, फिर उनकी बात मुकम्मल हो गई तो कल उनको फिर शहबाज शरीफ साहब का परसों उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने फिर डार साहब का भी शुक्रिया अदा किया, जो उनके फ़ंड्स वगैरह के शिकवे हुए थे वो भी दूर हो गए। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बहुत सारे लोगों की डॉक्टर साहब कयास सराइयाँ ही थी ऑब्वियसली कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बहुत पहले ही ये हुकूमत छोड़ के अलग हो जाएगी, आपको लगता है कि ऐसे कोई? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं। ये रज़ा रूमी साहब ने ठीक कहा कि एक मुश्तरका दुश्मन ने एक नई फिनोमेना जो पाकिस्तान में डेवलप किया गया उसने उनको करीब तर कर दिया। नहीं तो माजी में हम देख चुके हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नतीजे में 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हुकूमत बनी थी तो पीपल्स पार्टी ने PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। और वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली के ऊपर जो बाद में एक मॉन्स्टर हमने खुद डेवलप किया इस मुल्क में, उसके हवाले से उनके दरमियान इख्तलाफ हो गया और एक ही महीने के बाद वो उससे मिनिस्ट्री से कैबिनेट से बाहर आ गए थे। तो मेरा ख्याल है कि उनका एक तमाम तर अभी वो करीब हैं एक दूसरे के, हालात भी ऐसे हैं, लेकिन वो दो मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली, दो मुख्तलिफ टेम्परामेंट रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनका एक माजी है जो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्टिंग रहा है, दो पोल अपार्ट पोजीशन में वो रहे हैं दोनों, तो वो उस माजी को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि जरदारी साहब की जो ज़ात है वो न सिर्फ वक्त ने साबित किया है कि वो मफामत की बात नहीं करते, बल्कि उन्होंने अमलन बहुत सारी जगहों पर मफामत की है। मतलब 2013 तक जो उनकी हुकूमत थी कोई पॉलिटिकल कैदी उन्होंने नहीं रखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उनकी तवक्को से ज़्यादा उन्होंने स्पेस दी। फिर अभी आप देखिए कि जो पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से जो हमजा शहबाज की, उसमें उनका एक बड़ा कलीदी रोल था ज़ाती तौर पर, हालांकि वो पीरान बीमार भी हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि वो अपनी पार्टी के लिए पंजाब में स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। वो ये तो नहीं हो सकता कि वो अपना हिस्सा जो है या जो जिसको वो हिस्सा समझते हैं वो PMLN की जोली में डाल दें। तो कन्फ्लिक्ट तो होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जब केयर टेकर हुकूमत अनाउंस हो जाती है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन अल्लाह करे गॉड फॉरबिड कि हमें वो सूरत हाल ना देखनी पड़े जो चेयरमैन PTI ने बनाई थी कि पॉलिटिकल जो राइवलरी है, पॉलिटिकल जो मुखालफत है, उसको उन्होंने कत्लो गारत गरी तक, ज़ातियात तक बना दिया कि मैं अपने हाथ से इनको गोली मारूं और मेरी बंदूक की
की नशस्त पर है और शिस्त पर है और वगैरह वगैरह, जिस तरह का उन्होंने माहौल इस मुल्क में डेवलप किया था, मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल राइवली, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक जितनी सपोर्ट मस्टर कर सकती है वो करे। तो शायद इनकी किसी कहीं जगह पे कुछ ऐसा मुफाहमत भी हो कि ये आपस में कोई सीटें किसी जगह पे एडजस्ट कर सकें, लेकिन यह है कि ये बात तो हकीकत है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे और दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। और लेकिन ये कि अल्लाह ना करे कि वो पोलराइजेशन का वो माहौल हो जो हमने इस मुल्क में 2013 के बाद देखा आज तक। बिल्कुल ठीक है, इकट्ठा होने का जो मकसद था वो एक ही था, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र भी आ रहा है कि जी आपने चेयरमैन PTI को वो जो एक पॉलिटिकल एरीना है उससे बाहर कर दिया है, तो फिर आप एक दूसरे के खिलाफ या आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे भी। बुखारी साहब, एक ये जो मुफाहमत की बात होती है, क्या ऐसे भी कोई आसार हैं कि अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चेयरमैन PTI को भी उसी मुफाहमत के उसमें शामिल किया जा सकता है, उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? पिछले दिनों जैसे खबरें आई कि एक बिजनेसमैन के थ्रू उनको पैगाम गया कि भैया मुल्क से बाहर चले जाएं, थोड़े अरसे बाद वापस आ जाएगा, ऐसी कुछ इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, मेरे पास इस नौइयत की इतलात तो नहीं है, लेकिन 2-3 बातें इस हवाले से मैं ज़रूर कर सकता हूँ। एक ये कि इस मुल्क में आपको मालूम है कौन किंग मेकर्स रहे हैं, जिसका मेरे भाई ने जिक्र किया था। उन किंग मेकर्स के नज़दीक तो मेरे ख्याल से ये नाम लेना भी अब एक तरह का जुर्म है, तो इसलिए इन्होंने अपनी फेट खुद सील की है। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। भुट्टो जैसे बंदे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन किसी ने किसी को गद्दार, किसी को मीर जाफ़र, मीर सादिक नहीं कहा। ये रवायत भी नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता नहीं है। आपने साइफर लहराए, अमेरिका जैसे मुल्क को अपने ख़िलाफ़ किया, फिर उसके बाद आपको पैसे खर्च करके वहाँ पर फर्में हायर करना पड़ी ताकि आपके ताल्लुकात ठीक हो जाएं। तो ये तमाशे करने वाले शख्स को, और फिर ख़ास तौर से जो ये कहे कि ये सारे चोर और डाकू हैं, मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, मरने को तरजीह दूंगा, तो आप मुझे बताइए, आपने देखा नहीं अब क्या कह रही है अपोजिशन जो है, ख़ास तौर से PDM जो इस वक्त हुकूमत में है, वो ये कहते हैं हम तो इंटरेस्टेड नहीं है इस शख्स से बात करने में। तो जवाब गज़ल तो आएगा ना दूसरी तरफ से। तो मैं नहीं समझता कि या PTI के चेयरमैन साहब जो नाम मर्जी रख लें उनका, आप वो किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे ना, उनको किसी ने एक्सेप्ट करना है, क्रिकेटर, आजकल बड़े बड़े नाम किसी प्रोसेस का हिस्सा बनने के काबिल छोड़ा है। रज़ा रूमी साहब, लास्ट कमेंट आपसे, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ये सारी बातें ये सही गुफ्तगू हो रही है। महात्मा ने 1-1.5 साल से एक तमाशा क्रिएट कर रखा है। महात्मा ने मुल्क में इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, मगर मैं साथ वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। महात्मा पे बुखारी साहब ने सही, महात्मा अच्छा लगा नाम। नहीं, महात्मा तो बहुत अच्छा नाम है उनके लिए, लेकिन मसला ये है सादिया के जो कोशिशें की जा रही हैं उनको सियासी मैदान से बाहर करने की, और ये फार्मूला पहले भी अपनाया गया है, -1 पार्टी तोड़ो, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा, सियासी लीडर को, सियासी पार्टी को, हम उससे इत्तेफाक करें या ना करें। रजा साहब, वो सियासी लीडर हो तो ना। हाँ, वो ये बाजी साहब का एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि के पीछे लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका भी हमें कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, जमहूरियत में आपको हर तरह की पार्टी, हाँ, कानून अप्लाई होना चाहिए, जो रेगुलेशंस है वो अप्लाई होने चाहिए, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का हो, मे 9 का वाकया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको छूट मिल जाए, कानून और इंसाफ का निज़ाम, और जो बहुत सारे हमारे ईमानदार जज भी हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो भी अपनी तर्ज बदले। मगर बिल्कुल ठीक है, धक्के से मैदान से आप फारिग नहीं कर सकते। चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप हियर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, सलीम बुखारी साहब, डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।